हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके इस साल के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर में पहले पेपर में आपकी जो पहली बुक चलती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे विद सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको जो पहला चैप्टर था गुण एवं इसके प्रगुण यानी ग्रुप एवं इसकी प्रॉपर्टीज, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर ली थी। ठीक है, जिसमें हमने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझा दिया था। हमने यहाँ पर केवल कुछ ही क्वेश्चनों पे बात करी थी जो कि आपके पिछली बार आपकी यूनिवर्सिटियों में पूछे गए कुछ सालों से, और इस साल जो आने के आपके चांस है। हमने यहाँ पर आपकी जो पहला चैप्टर है उसके पूरे क्वेश्चन पे बात नहीं करी थी। आप सबको पता है कि यहाँ पर आपकी जो एग्जाम में आपके ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, लेकिन हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको अपनी बुक में उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है आपको उसको जरूर करके जाना है, क्योंकि आप केवल यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते, या आप भी यहाँ पर जानते हैं। ये सीरीज केवल इसलिए है जिससे आपकी यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता लगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आए, किस प्रकार के पिछली यूनिवर्सिटियों में, उसका आपका रिविजन हो जाए। और जब आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे, आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस स्टेप में ये होता है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर और भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपने 2 क्लास अटेंड करी होगी इससे पहले की, उससे आपको कई फायदा हुआ होगा, उससे आपने कई आपका रिवाइज भी हो गया होगा। इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आए, जिसमें हम लगभग सभी जितने हो सकेंगे संभव उतने हम आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले। बस आप हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी सीरीज में बने रहिएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बने रहेंगे तो हम इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। इसलिए आप इसे हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो तो आपके यहाँ पर कंप्लीट करा देता है, और आज हम यहाँ पर आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है उप समूह यानी सब ग्रुप, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके लगभग कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक तो आपके यहाँ पर सेक्शन बी में तो क्वेश्चन आता ही आता है, और इसके मेजर क्वेश्चन भी आपके सेक्शन सी में कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस जो चैप्टर है आपका उप समूह यानी सब ग्रुप, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, और इसके जितने भी क्लासेस आने वाली है आप उसे अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे जो आसान चैप्टर है आपका वो उप समूह यानी सब ग्रुप ही होता है। आज हम आपको इससे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद ही यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर बता देते हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर आप यहाँ पर जितने भी ये चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनके आप यूनिट भी बता दीजिए। ठीक है, और ये यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर पूछ रहे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, जो कि मैं काफ़ी वीडियो से आपको कहते आ रहा हूँ, ये कुछ ही यूनिवर्सिटियों में आपकी ये बुक फर्स्ट ईयर में होती है। इसलिए एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर देख लीजिएगा। और जिस यूनिवर्सिटी का मुझे पता है यानी कोटा विश्वविद्यालय, उनकी जो यूनिवर्सिटी में ये बुक बिल्कुल चलती है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में आपकी ये बुक होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, और जो ये यूनिट बता रहा हूँ वो कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये बुक चलती है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जाके आप यूनिट देख सकते हैं। ये अभी मैं कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी पहली बुक पहला चैप्टर है आपके ग्रुप एवं इस प्रॉपर्टी यानी समूह एवं इसके प्रगुण, ये आपकी पहली यूनिट है। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है? आपकी पहली यूनिट है। और आपकी जो इसके साथ एक और बुक चलती है, अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। ठीक है, तो उसमें जो आपकी पहली बुक में एक और बुक आपकी चलती है नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी बुक आपकी चलती है, उसमें से भी आपके एक यूनिट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पहली यूनिट में से एक तो ये चैप्टर आएगा आपके, और इसी में आपकी एक और बुक चलती है नंबर थ्योरी, उसमें से भी आपकी पहली यूनिट आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट होती है, वो होती है आपके सब ग्रुप यानी उपसमूह, जो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ में आपकी यहाँ पर देखेंगे यहाँ परम्यूशन ग्रुप यानी क्रमचय गुण, ये दोनों ही आपकी कौन सी, ये आपकी दोनों ही सेकेंड यूनिट आपके होती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, आपकी जो थर्ड यूनिट होती है वो है आपका थर्ड चैप्टर नॉर्मल सब ग्रुप एवं प्रसारणीय समूह, देख सकते हैं, और ग्रुप मोर्फिज्म यानी ग्रुप समाकारिता, ये दोनों आपकी कौन सी यूनिट होती है? थर्ड यूनिट आपकी होती है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चलते तो यहाँ पर आपकी जो वलय यानी रिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ में सब रिंग एवं फील्ड कोटेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी 4th यूनिट है। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर आपकी गुण जावलिया एवं विभाव रिंग, ये आपकी 5th यूनिट है, जिसमें से आपके मेजर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बताया, तब भी एक बार आप अपने यहाँ पर सिलेबस में इसे जरूर देख लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपकी यही होती है, इसलिए एक बार आप इसे कंफर्म जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 यानी उपसमूह। एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है, आज पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे हम आपको यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सबको भी पता है कि आपके पूरे क्वेश्चन कराना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन जितने संभव हो सके हम उतने क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जितनी भी आपकी बुक है, चाहे कोई सी भी पहला पेपर हो, सेकंड पेपर हो या थर्ड पेपर हो, सभी के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है और साथ में जितनी भी थ्योरम है उनको सॉल्व कर लेना है। क्योंकि आपका जो ज़्यादातर पेपर है 70 से 80% ज़्यादा पेपर है वो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स और आपकी जो बुक के एग्जाम्पल्स है और थ्योरम है उनमें से ही आपके पूछा जाता है आपके, ठीक है। क्योंकि आपके जो बुक के क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी कम पूछे जाते हैं, यानी 20% उसका रेशियो होता है। ज़्यादा जो परसेंट होता है वो आपके 7 to 80% आपके एग्जाम्पल्स, जो आपकी बुक के एग्जाम्पल्स और थ्योरम में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस आपके एग्जाम्पल्स और थ्योरम में करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर उससे सिमिलर आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी हो तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है उपसमूह यानी सब ग्रुप। इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सब ग्रुप यानी उपसमूह होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच, वो जी का क्या कहलाता है, आपके उपसमूह यहाँ पर कहलाता है। यानी अगर कोई अवयव आपके यानी ग्रुप में विद्यमान है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एच में भी यहाँ पर विद्यमान हो। यानी आपके कुछ अवयव हो सकते हैं कि वो आपके जो एच में भी यहाँ पर विद्यमान हो। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, जैसे कि आपके 1 2 ये 3, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपके जी में विद्यमान है यानी ग्रुप में विद्यमान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है, ये भी आपके ग्रुप में है। तो ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, हम इसे एच कह देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एच के कुछ अवयव है, एच के क्या, एच के जो कुछ अवयव है यानी 1 और 2 वो आपके जी में यानी विद्यमान है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एच के जो कुछ अवयव है वो जी में भी यहाँ पर विद्यमान है, यानी ये इसका क्या है, आपके उपसमूह है। जी आपके समूह होता है और एच क्या होता है, आपके उपसमूह यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर यही पर इतना यहाँ पर समझ गए होंगे। तो एक बार डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। यानी अगर ए एच में विद्यमान है, बी एच में विद्यमान है, तो यहाँ पर जो ए बी है वो भी क्या होगा, आपके एच में विद्यमान होगा। एच समूह जी द्वारा प्रेरित संख्या के लिए एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इस डेफिनेशन को भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी सेक्शन ए जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी बार ये जो आपकी उपसमूह की परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतनी सी आपको परिभाषा लिखने पे यहाँ पर 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये आपकी बुक के एक्सरसाइज के थ्योरम में, आपकी एग्जाम्पल है, आप इसे देख लीजिएगा। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछी गई थ्योरम है। आज जितने भी हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और पहली बात तो ये आपकी जो सीरीज ही चल रही है वो आपकी इंपोर्टेंस क्वेश्चन की, तो आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर मत छोड़िएगा, सभी को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल होती है, बस आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक क्या कहलाता है, उपसमूह होता है यदि। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, यदि। अगर आपने पिछली क्लास से 2 क्लासेस ले रखी है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि का मतलब क्या होता है। यानी अगर इंग्लिश में आपकी इफ आ जाए और हिंदी में आपकी यदि आ जाए, इसका मतलब है कि यानी आपको यहाँ पर दे रखा है कि अरिक्त उपसमुच्चय एक उपसमूह होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। फिर उसके बाद में आपको इसकी मदद से आपको ये ज्ञात करना है, या इसकी मदद से आपको ये चीज़ यहाँ पर ज्ञात करनी है। यानी जो आपकी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यहाँ पर आप जैसे दोनों ही आपको निकालना होता है। सबसे पहले आपको इस कंडीशन की मदद से आपको ये निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसकी मदद से ये वाली कंडीशन निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ आई होप इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे। पिछली क्लास में भी हमने इसके क्वेश्चन आपको कराए थे। यानी अ नॉन वर्ड सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर अगर आपका ए एच में विद्यमान है, बी आपका एच में विद्यमान है, तो यहाँ पर ए बी इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए, आपका एच में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे यानी इसके प्रूफ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जी ए क्या है, आपके सब ग्रुप ऑफ ए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं है आपकी, इसे ए हटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एच है आपके, ओके।
यानी जी इज अ सब ग्रुप ऑफ एच, यानी एच है वो जी का क्या है, आपके उपसमूह है। और आपके ए क्या है, एच में विद्यमान है, बी भी क्या है, एच में विद्यमान है। तो हम सब जानते हैं कि जो बी इनवर्स है वो भी क्या होगा, आपके एच में विद्यमान होगा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पहले चैप्टर में भी देखा था कि अगर आपके ए जी में विद्यमान होता था, ए इनवर्स भी फिर आपके क्या होता था, जी में विद्यमान होता था। तो उसी प्रकार जैसे आपके समूह की कंडीशन चलती आई है, उस प्रकार ही आपके यहाँ पर समूह यानी उप समूह की भी कंडीशन यहाँ पर आपके चलती आएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके बी एच में विद्यमान है तो बी इनवर्स भी आपके एच में विद्यमान होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपके ए आपके एच में विद्यमान है और अभी हमने बताया कि बी इनवर्स भी आपके एच में विद्यमान है, तो ये ऑटोमेटिक आपके ए बी इनवर्स भी क्या होगा, आपके एच में विद्यमान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतः जो एच अगर एच आप ए है वो आपके एच में विद्यमान है और बी भी आपके एच में विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो भी क्या होगा, आपके यहाँ पर एच में विद्यमान होगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें यहाँ पर कि अगर अरिक्त उपसमुच्चय अगर उपसमूह होगा तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी थी और वो हमने यहाँ पर ला दी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पता था कि H है वो G का उपसमूह, जिसकी मदद से हमने ये कंडीशन यहाँ पर ला दी। तो ये तो हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि दे रखा है। इसका मतलब हमें इसका क्या लेना है, विलोमतः यानी कन्वर्सली भी लेना है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन की मदद से हम यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि H वो G का क्या होता है, आपके उपसमूह होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि G क्या है, एक ग्रुप है, हम सब जानते हैं। और जो आपके H है वो आपके सबसेट है आपके G का, यानी H क्या है, उपसमुच्चय है आपका G का। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी बताया था कि अगर 1 2 3 आपके G में विद्यमान है तो एक और जो 2 संख्या है वो आपके H में विद्यमान होगी। यानी जो H के कुछ अवयव है, जो G के कुछ अवयव है वो H में विद्यमान है। इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ पे जो आपके जो G के अवयव है कुछ वो आपके H में विद्यमान है। ठीक है, ये हम सब यहाँ पर जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर A आपके H में विद्यमान है, B H में विद्यमान है, तो A B इनवर्स भी क्या होगा, आपके H में विद्यमान होगा। जैसे कि मैंने कहा आपको इसकी मदद से आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि H वो G का क्या होता है, आपके उपसमूह होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तत्समक लेंगे, एक बार प्रतिलोम लेंगे, फिर सहचारिता लेंगे, फिर हम यहाँ पर संवर्ग नियम लगाएंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करने वाले हैं। और आप सब जानते ही कि तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, सहचारिता क्या होती है, कर्म विनिमयता गुण क्या होती है, क्योंकि हम लगातार क्वेश्चनों पर इसी पे बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम तत्समक निकालेंगे। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर आपका A H में विद्यमान है और अगर आपका A भी आपका H में विद्यमान है तो A इनवर्स आपका क्या होगा, यहाँ पर H में विद्यमान होगा। अब आप सोचोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ये हमने इसकी कंडीशन की मदद से किया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपके H में विद्यमान था आपके A और B H में विद्यमान था, तो B का इनवर्स आपके क्या होता था, H में विद्यमान होता था। उसी प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर आपका A H में विद्यमान है और एक और A आपका H में विद्यमान है, तो इसका इनवर्स भी और साथ में A आपके H में विद्यमान होगा। यानी इसकी मदद से हमने यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है, आपके ई होता है, यानी यह प्रतिलोम की शर्त है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो यानी H में तत्समक क्या है, आपके अवयव विद्यमान यहाँ पर होता है। उसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं प्रतिलोम की शर्त, यानी इनवर्स की शर्त, जो कि क्या है, अगर आपके ई H में विद्यमान है, ए H में विद्यमान है, तो ई ए इनवर्स भी आपका H में विद्यमान होगा। आप सब जानते हैं ई की ज़्यादातर वैल्यू ए होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये आपके ए इनवर्स क्या होता है, आपके H में विद्यमान हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या, आपके ए का प्रतिलोम यानी ए इनवर्स आपके H में यहाँ पर विद्यमान है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर संवर्ग नियम की, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। संवर्ग नियम में क्या होता है, आपके यहाँ पर अगर B H में विद्यमान है तो B का इनवर्स भी H में विद्यमान होगा, हम सब जानते हैं। फिर हमें इस कंडीशन की मदद लेनी है, क्या है आपके, अगर A H में विद्यमान है, B H में विद्यमान है, तो यहाँ पर आप शर्त देख सकते हैं A B इनवर्स क्या होना चाहिए, B में विद्यमान होना चाहिए। तो हम वही कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, आपका A B इनवर्स और इसका भी इनवर्स, यानी आपकी जो B इनवर्स तो आपको कंडीशन यहाँ पर दे रखी है और इसका भी यहाँ पर इनवर्स आपको दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अगर आपके यहाँ पर कि ए एच में विद्यमान है, बी एच में विद्यमान है, तो ए बी भी क्या होगा, आपके एच में विद्यमान होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके एच है वो आपके यहाँ पर संवरत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर सहचारिता, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, कि यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो आपके एच है वो जी का क्या होता है, यहाँ पर सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। यानी अतः एच क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके सहचारी होगा। इसलिए एच स्वयं भी एक क्या है, आपकी ग्रुप है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपके एच सहचारी हो जाता है, यानी एच अगर आपके उपसेट है, हम ये कह सकते हैं कि यानी एच है वो खुद भी एक ग्रुप की तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा। यानी एच भी आपकी क्या एक ग्रुप है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ए एच में विद्यमान है, बी एच में विद्यमान है, तो ए भी आपकी एच में विद्यमान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फलतः एच भी आपकी क्या है, यहाँ पर उपसमूह है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इसमें आपकी सहचारिता लग गई, आपके तत्समक लग गया, प्रतिलोम हो गया, संवर्ग नियम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके एच है वो उपसमूह है, क्योंकि वो एच भी आपके एक ग्रुप की तरह ही यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। तो यानी आपका जो एच है वो आपके क्या है, यहाँ पर उपसमूह यहाँ पर आपके होता है। ठीक है, तो आपने ये देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इसकी एक बार आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी ग्रुप जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। आपका जी का एक उपसमूह होता है, यानी द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है सर्वनिष्ठ। ठीक है, यानी द इंटरसेक्शन है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन अभी इसके बाद वाला कराएंगे, उसमें क्या आएगा आपके यहाँ पर संघ आएगा यानी यूनियन आएगा। तो आप इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पर सर्वनिष्ठ है या आपको यहाँ पर संघ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी सर्वनिष्ठ यानी द इंटरसेक्शन है, तो हम इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे इंटरसेक्शन वाला। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर सर्वनिष्ठ वाले क्वेश्चन में वो संघ वाला यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माना जी H1 और H2 के आपके जी के दो उपसमूह हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H के दो उपसमूह कौन कौन से, एक तो H1 है आपके और एक यहाँ पर आपके H2 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर E आपके H1 में विद्यमान है और E आपके H2 में विद्यमान है, तो E है वो आपके H1 और H2 के इंटरसेक्शन यानी इसके जो सर्वनिष्ठ है उसमें आपके बिलोंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ई, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके H1 और इंटरसेक्शन H2 है वो आपके यहाँ पर नॉट इक्वल टू 5 है। 5 का मतलब क्या होता है, अरिक्त उपसमुच्चय होता है, यानी ये आपकी H1 इंटरसेक्शन H2 है वो आपकी खाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इससे हमें ये भी पता लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर जो A और B है वो आपके H1 इंटरसेक्शन H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके A और B है वो सेपरेट आपके H1 के भी बिलोंग करेगा और A भी आपके H2 के भी यहाँ पर बिलोंग करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि H1 यहाँ पर क्या उपसमूह है। अगर H1 आपके उपसमूह है तो इससे पहले वाले अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, उसमें क्या शर्त थी आपकी कि अगर आपके A आपके H1 में विद्यमान हो, B भी आपका H में विद्यमान हो, तो आपका जो A B इन्वर्स भी क्या होगा, आपका H में विद्यमान होगा। तो वही तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर A B आपके H1 में विद्यमान है तो A B इन्वर्स भी क्या होगा, आपके H1 में विद्यमान होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके क्या होगा, A B H2 में विद्यमान है तो ये उपसमूह है और A B इन्वर्स भी आपका क्या होगा, यहाँ पर H2 में यहाँ पर विद्यमान होगा। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो आपका H1 और H2 के इंटरसेक्शन यानी इसके सर्वनिष्ठ के भी क्या होगा, यहाँ पर इसमें विद्यमान होगा। इसका मतलब है कि आपका H1 इंटरसेक्शन H2 के जी का क्या है, आपके उपसमूह यानी इसका सब ग्रुप है। और ये तो हमें निकालना था कि इसका जो दोनों उपसमूह का सर्वनिष्ठ है वो जी का क्या होना चाहिए, उपसमूह होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव करके आपको बता दिया। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए कि दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होता है यदि एक उपग्रुप दूसरे में क्या हो, अंतर्विष्ट हो। अंतर्विष्ट का मतलब अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको संघ दे रखा है, इसमें यानी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर यूनियन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन अभी जो हमने कराया वो दोनों अलग है आपके, तो इसलिए आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होता है यदि एक उपग्रुप दूसरे में क्या हो, अंतर्विष्ट हो, यानी द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ वन इज कंटेंट इन द अदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, यदि दे रखा है, यानी इसमें भी दोनों आपके रूप चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके उपसमूह होता है दोनों संघ, उसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है कि आपके जो उपग्रुप है वो दूसरे में अंतर्विष्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करना है, इसकी मदद से हमें यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे माना H1 और H2 आपके क्या जी के उपसमूह है। अब आप कहेंगे कि सर अंतर्विष्ट का मतलब क्या होता है, अंतर्विष्ट का मतलब है कि यानी H1 है वो H2 में क्या आपके सबसेट है। ठीक है, या एक और कंडीशन हो सकती है कि H2 H1 का क्या हो, यहाँ पर सबसेट हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है आपके अंतर्विष्ट का मतलब। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर इन दोनों में से कंडीशन होती है तो इसका मतलब है कि H1 यूनियन H2 यानी जो H1 और H2 के सारे जो आपके अवयव है वो आपके H1 के इक्वल है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि H1 और H2 का जो यूनियन है वो आपके H2 के यहाँ पर इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो H1 और यूनियन H2 है वो जी का क्या हो जाता है, उपसमूह यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने यहाँ पर जो अंतर्विष्ट वाली कंडीशन थी उसकी मदद से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि H1 यूनियन H2 आपकी क्या होता है, जी का उपसमूह होता है। यानी एक कंडीशन तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल निकल
के यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दे रखा है H1 जो आपकी यूनियन H2G का उपसमूह, इसकी मदद से हमें यहाँ पर ये निकालना होगा कि जो इसके अवयव है, जो इसके H1 और H2 है वो अंतर्विष्ट है एक दूसरे के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसका विलोमता कर देना है, यानी कन्वर्सली हमें यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि माने H1 यूनियन H2G का उपसमूह है। सबसे पहले हम कोई चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम लेते हैं। यानी मान लीजिए हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका H1 है वो सबसेट है आपका H2 का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इसको गलत मानेंगे कि हम ये मानेंगे कि जो H1 है वो सबसेट नहीं है H2 का। अगर वो आपके गलत आ जाता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। हमें लगभग सभी क्वेश्चन में जिसमें भी आपको ये कंडीशन निकालनी है तो आपको क्या करना होता है कि जो आपको कंडीशन निकालनी है उसको आप पहले गलत मान लीजिए। अगर वो गलत मान के आप आंसर निकालेंगे तो लास्ट में ऑटोमेटिक आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने वो था गलत माना था और जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल हमारा सही था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब मान लेंगे हम कि H1 है वो सबसेट नहीं है H2 के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर A तो आपके H1 में विद्यमान होगा, लेकिन A है वो आपका H2 में विद्यमान यहाँ पर नहीं होगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू होगा। ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम सब यहाँ पर जानते हैं कि A तो आपका H1 में विद्यमान है। अगर ये A आपके H2 में विद्यमान नहीं है तो यानी B तो H2 में विद्यमान होगा ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो A है वो आपका H1 और यूनियन H2 होगा और B भी आपका क्या होगा, H1 यूनियन H2 यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपने कंडीशन निकाली कि ए है वो आपके बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 के और B जो बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 के। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर इससे कंडीशन होगी कि A भी है वो भी बिलोंग करेगा आपके H1 और यूनियन H2 के, क्योंकि यहाँ पर H1 यूनियन H2 भी एक क्या होता है, आपके उपसमूह होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमने यहाँ पर ये कंडीशन निकाली। अब हमें इनमें भी सेपरेट इन्हें लेना होगा। क्या होगा आपके कि सबसे पहले जो आपके ए बी है वो आपके H1 में विद्यमान है, या आपके ए बी क्या होना चाहिए, H2 में यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन मान लेते हैं, या तो ये वाली कंडीशन मान के आप सॉल्व कर लीजिएगा या ये वाली कंडीशन मान के सॉल्व कर लीजिए। हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को मान के सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो आपके ए बी है वो आपके H2 में विद्यमान है। तो इसमें क्या होगा, आपका बी भी H2 में विद्यमान होगा और बी H2 में विद्यमान है तो बी इनवर्स भी क्या होगा, आपके H2 में विद्यमान होगा। और जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो आप सब जानते हैं कि वो आपके ए बी होगा वो भी आपके H2 में विद्यमान होता है। तो ये शर्त हम यहाँ पर लगाते हैं। एक तो आपको ये वाली इक्वेशन ले लेनी है और आपको ये कंडीशन ले लेनी है कि ए बी और बी इनवर्स, ठीक है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर H2 में बिलोंग यहाँ पर करता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको सहचारिता लगानी है, आपको ए को बाहर छोड़ देना है और बी इनवर्स यहाँ पर H2 में विद्यमान होगा। बी इनवर्स क्या होगा, आपके ई हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा और जो इंटू होकर आपके दोबारा ए ही यहाँ पर बन जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ए तो आपका किस में विद्यमान आ रहा है, H2 में आ रहा है, और ऊपर तो हमने वहाँ पर माना था कि ए तो आपका H2 में विद्यमान होता ही नहीं है, जो कि यहाँ पर गलत है, ठीक है, जो कि क्या आपके विरोधाभास है, यानी जो कि संभव हो ही नहीं सकता। यानी जो हमने ऊपर कंडीशन मानी थी वो क्या थी, हमारे यहाँ पर गलत थी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर आपके ये हो जाता है कि जो आपके ए है वो आपका H2 में ही विद्यमान यहाँ पर होता है। तो अभी हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशन मानी थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा फर्स्ट कंडीशन मान के भी इसे एक बार देख लेते हैं। तो यानी आपके क्या होगा, यहाँ पे ए बी है वो आपका H1 में विद्यमान है, तो ए तो आपके H1 में विद्यमान होता ही है और ए इनवर्स भी क्या होगा, आपके H में विद्यमान होगा। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर दोनों शर्तें ले लेते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन कि यहाँ पर आपके ए इनवर्स है और साथ में ए बी है वो भी आपका H1 में विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका सहचारिता का गुण लगा दीजिए, ए इनवर्स ए आपका यहाँ पर आप देखेंगे सहचारिता गुण लगा दी आपने, ठीक है, सहचारिता लगा दी, बी को बाहर छोड़ दिया, H1 में विद्यमान ए इनवर्स ए आपके क्या होता है, ई होता है, ठीक है, ई भी हो गया आपके, जो कि इससे इंटू होकर दोबारा बी आपके बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो ए है तो वो तो आपका H2 में यहाँ पर विद्यमान आ रहा है आपके, ठीक है, ए तो आपका H2 में विद्यमान आ रहा है और बी आपका H1 में विद्यमान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका जो H2 है वो आपका सबसेट यानी उपसमुच्चय है H1 का, यानी जो इसको एक दूसरे को क्या कर रही है, अंतर्विष्ट कर रहे हैं। और हमारी ये कंडीशन बिल्कुल प्रूफ होके आ गई है। हमने वहाँ पर क्या करा था कि हमने वहाँ पर माना था कि जो H1 है वो आपका सबसेट नहीं है H2 के, और उससे हमारे क्या रिजल्ट निकल के आया है, यहाँ पर हमारे निकल के आया कि H2 वो आपका सबसेट है H1 का, जो कि हमारे यहाँ पर निकल के आंसर आ चुका है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके पूछा जा रहा है। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे जाके दोबारा देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि यदि H और K
किसी ग्रुप जी के दो उप ग्रुप हो तो एच जी का क्या होना चाहिए, उपग्रुप होगा। और यहाँ पर भी यदि वाली कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो यदि वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इफ़ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो करनी होती है, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, इतना तो आपने अभी देख ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, एच के है वो जी का उपग्रुप होगा यदि एच के इक्वल टू क्या है, यहाँ पर के एच है। यहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी कंडीशन है, जल्दी बताइए। जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस ले रखी होगी उनको पता है ये क्रम विनिमयता की गुण है, यानी ए बी, वहाँ पर हमने माना था ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। और पर क्या आता था आपका क्रम विनिमयता का गुण आता था। यहाँ पर क्या है आपके एच के इक्वल टू के एच, ये आपके क्रम विनिमयता का गुण है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपके कम्युनिटी का गुण है यहाँ पर। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच के इक्वल टू के एच। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कंडीशन की मदद से सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन निकालेंगे, फिर उसके बाद में इस कंडीशन की मदद से हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि एच व के क्या है, जी के उपसमूह है। अभी इससे पहले हम क्या मानते थे कि H1 और H2 इसके उपसमूह है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके H और व के आपके क्या है, जी में उपसमूह है। अगर हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम H1 और H2 मानते, लेकिन हमें यहाँ पर पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर H व के आपके क्या है, जी के उपसमूह है। और हमें क्या कंडीशन दे रखी कि H के इक्वल आपके क्या है, यहाँ पर के एच के यहाँ पर आपके इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें लगाते हैं यहाँ पर कि आपके जो एच के है और एच के का जो इन्वर्स है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एच के है और साथ में जो एच के का होल इन्वर्स है वो इस किस प्रकार होगा कि यहाँ पर जो एच के वो तो आपका वैसा का वैसा यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन जो एच के इन्वर्स है होल वो आपका किस प्रकार हो जाएगा, के इन्वर्स एच इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी एक कंडीशन पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर आपका ए बी का होल इन्वर्स हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर करना है, यहाँ अगर आपके एच के का होल इन्वर्स हो तो वो क्या हो जाता है, आपके के इन्वर्स और एच के इन्वर्स यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सहचारिता का गुण लगा देना है, एच को बाहर छोड़ के के इन्वर्स एच इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और आपके यहाँ पर शर्त रहती है, वो क्या रहती है कि अगर आपका एच उपसमूह हो तो यहाँ पर जो के इन्वर्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर के लिख सकते हैं। तो हमने वही लिख दिया, के इन्वर्स की जगह हम क्या लिख देते, के लगा देते। इसमें भी सहचारिता को गुण लगाते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपके हमें यहाँ पर एच इन्वर्स को बाहर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच इन्वर्स को बाहर छोड़ देंगे, के एच हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें भी क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे क्रम विनिमयता का गुण है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एच के इक्वल है आपके के एच के। तो वो शर्त हम यहाँ पर लगा देते हैं कि के को आगे लिख देते हैं और एच को हम यहाँ पर पीछे लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको दोबारा इसमें आपको सहचारिता का गुण लगाना होगा, के को यहाँ पर बाहर छोड़ना है और एच इन्वर्स आपके यहाँ पर बाहर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो एच इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, हम एच लिख सकते हैं, जो कि एक आपकी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एच इन्वर्स की जगह लिख सकते हैं, एच हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हम इसमें दोबारा ये वाली शर्त लगा देते हैं कि आप के एच की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर के एच यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, एच के आपके क्या है, जी का यहाँ पर उपसमूह होता है। तो यहाँ पर एक शर्त तो हमारे यहाँ पर निकल गई, लेकिन अब हमें क्या लेना होगा, इसका विलोमता यानी कन्वर्सली लेना होगा। एक बार मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही हो कि सर यहाँ पर थ्योरी डेरिवेशन है, इसमें हमें बाद में क्या करना है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार इस वीडियो को देखना है दोबारा बार बार, ठीक है। उसके एक बार प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार आपको दोबारा कह रहा हूँ कि केवल यहाँ पर वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता। आप पूरी मैथ्स में ले लीजिए कि सेकंड पेपर, थर्ड पेपर यानी ये फर्स्ट पेपर ले लीजिए। जब तक आप मैथ्स में यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद एक बार एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार नहीं करेंगे, आपको कोई सा भी क्वेश्चन अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। अगर आप केवल देखेंगे, सोचेंगे कि हम यहाँ पर केवल देखने से हम यहाँ पर पेपर में करेंगे, तो आप वहाँ पर भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी रहता है। और अगर आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते तो आपको खुद ही इंटरेस्ट यहाँ पर आने लगेगा और आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए एक बार कोशिश तो कीजिए कि इसे आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका विलोमता लेना है। विलोमता तो इससे भी आसान है। यहाँ पर क्या है, आप सब जानते हैं कि एच के क्या जी का उपसमूह है, यानी एच के इन्वर्स क्या होगा, आपके एच के इक्वल होगा। और आप सब जानते हैं कि एच के इन्वर्स है, तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, के इन्वर्स एच इन्वर्स लिख सकते हैं। इसके इक्वल क्या है, आपके एच के यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टीज होती है कि एच इन्वर्स को हम एच के इक्वल ले लेते हैं और के इन्वर्स को के इक्वल ले लेते हैं। तो कि आपकी क्या हो जाता है, के एच इक्वल टू एच के हो जाता है। और यही तो हमें निकालना था, जो कि हमारे यहाँ पर निकल के आ चुका है। और ये हमें दोनों तरफ जो यदि वाला क्वेश्चन था वो दोनों कंडीशन में हमारे यहाँ पर बिल्कुल निकल के आ चुका है, जो आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है।
तो आपने आज के ये क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल और ये कुछ थ्योरम थी जो हमने आपको यहाँ पर कराई, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी में पूछी गई है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो आपकी बुक है उसमें आप और भी इसके प्रकार के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड उसे सॉल्व कीजिएगा। आपको बस यही सारे मेथड लगाने, कुछ हो सके तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर सेकंड है वो काफ़ी आपको मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर है आपकी, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका इसका एक केवल भाग आपके कंप्लीट हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट आपका भाग रहता है इसी चैप्टर में, वो होता है आपके चक्रीय समूह, है ना। चक्रीय समूह यानी साइक्लिक आपके ग्रुप होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से भी कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर चक्रीय समूह को यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले। तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में भी बने रहिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करके हमें बताते हैं, उस वीडियो को लाइक करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत से यहाँ पर ये मटेरियल आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इस मटेरियल को बनाया जाता है, फिर इसके बाद वीडियो तैयार किया जाता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार होती है, केवल आपके लिए यहाँ पर तैयार हो रही है। तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तब भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।